भारत के भूगर्भिक परिचय का अर्थ ये है कि भारत का जो भूगर्भ है, जैसे पृथ्वी का भूगर्भ है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो वैसे ही जो हमारा भारत है उसका जो भूगर्भ है, मतलब उसके नीचे की जो चट्टानें हैं या भारत में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं, जो चीज़ें हैं, जो पदार्थ हैं, उनका क्या इतिहास रहा है और किस प्रकार से वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, ठीक ना। तो देखिए, सबसे प्राचीन जो क्रम आता है चट्टानों का, वो सबसे प्राचीन चट्टान क्या है? आर्कियन क्रम। आर्कियन चट्टानें भारत में उतने ही पुरानी हैं जितने की पृथ्वी पुरानी है। पृथ्वी जिस समय तरल अवस्था में थी, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, जो भूपर्पटी है, ठीक ना, जब तरल अवस्था में था, और वो तरल अवस्था जब लिक्विड ठंडा होकर के क्या बन गया? ठोस बन गया। तो उसी के ठोस होने से जो चट्टानें बनी, उन चट्टानों को क्या बोलते हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। क्या है ये? सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, ठीक। आर्कियन चट्टानों में नीस और शिस्ट, आर्कियन चट्टानों में नीस और शिस्ट प्रकार का जो है चट्टान पाया जाता है, ठीक है। नीस में, आर्कियन चट्टानों में नीस में जो है कि हम बुंदेलखंड का नीस जानते हैं, ठीक है। इसको मेंशन कर सकते हैं, क्या मेंशन कर सकते हैं? बुंदेलखंड का नीस, बुंदेलखंड का नीस, ठीक। नीलगिरी का नीस, नीलगिरी का नीस, ठीक ना। एक और है इसमें, बंगाल का नीस, ठीक। डिग्रेडेशन के आधार पे आर्कियन क्रम की चट्टानों में या आर्कियन क्रम श्रेणी में नीस और शिष्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। मुख्य रूप से जो फेमस चट्टानें हैं इसमें वो बुंदेलखंड का नीस है, नीलगिरी का नीस है और बंगाल का नीस है। इसमें से बंगाल का नीस जो है सर्वाधिक प्राचीन है। बंगाल का नीस इसमें क्या है? सर्वाधिक प्राचीन है। अब बात करते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों के डिस्ट्रीब्यूशन की। आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या होती हैं, ये तो क्लियर हो गया, ठीक ना। क्या हुआ? क्लियर हो गया। पृथ्वी जब तरल अवस्था में थी और पृथ्वी जब ठंडी हुई, तो पृथ्वी के ठंडे होने से जो ऊपरी धरातल था पृथ्वी का, तो भाई भारत का भी ऊपरी धरातल क्या हुआ? ठंडा हुआ। तो ठंडे होने से जो चट्टानें बनी, जिन चट्टानों का निर्माण हुआ, वही चट्टानें क्या हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। बात समझ में आ रही है? क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। क्लियर? अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है आर्कियन क्रम की चट्टानों का, ये लगभग पूरे भारत में छिटपुट छिटपुट पाया जाता है, ठीक ना। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये पूरे भारत में ही बिखरी हुई हैं। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ठीक ना। आपका पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं, असम, मेघालय, बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक ना, उड़ीसा, से लगभग पूरे भारत में ही छिटपुट छिटपुट आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या हैं? फैली हुई है। क्लियर हो गया? इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? धारवाड़ क्रम के चट्टानों की। तो जब आर्कियन क्रम की चट्टानों में टूट फूट हुई, बहुत समय के बाद ये रूपांतरित हो गई। क्या हो गई? चेंज हो गई। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों से क्या बना? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जब पृथ्वी का धरातल ठंडा हुआ, तो ठंडा होने के फलस्वरूप जो चट्टान थी, हमने उसे आर्कियन क्रम बोला। लेकिन बहुत समय के बाद, धारवाड़ भी बहुत प्राचीन चट्टान ही है, बहुत समय के बाद क्या हुआ? रूपांतरण हुआ, इसमें टूट फूट हुआ, अपक्षय पर्दन हुआ, ठीक। तो यह जो चट्टानें हैं वो धारवाड़ क्रम के नाम से जानी जाती हैं। अच्छा, आर्कियन क्रम के चट्टानों में क्या है? कई प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों से कई प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं, जैसे कि लोहा, क्या? लोहा, तांबा, ठीक, डोलोराइट, ठीक। ये सब जितना भी है आर्कियन क्रम की चट्टानों से
खनिज निकाले जाते हैं। धारवाड़ क्रम की हम लोग बात कर रहे थे, तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों से बनी है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अरावली श्रेणी, गुजरात का चंपानेर श्रेणी, एक्चुअली जो गुजरात का जो चंपानेर श्रेणी है ये अरावली श्रेणी का ही भाग है, ठीक ना। अरावली श्रेणी गुजरात के चंपानेर से दिल्ली तक फैली हुई है, ठीक। नागपुर में सासर श्रेणी धारवाड़ क्रम की चट्टान है। हजारीबाग का गोंडाइट श्रेणी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है। विशाखापट्टनम में कुडोराइट श्रेणी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही बनी हुई है। असम में शिलांग श्रेणी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही निर्मित है, ठीक। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछता है कि किन किन राज्यों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ठीक, किन किन राज्यों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, तो हमें क्या करना है, श्रेणियों का नाम याद रखना है, राज्य हम अब बता देंगे, ठीक। अरावली श्रेणी राजस्थान, गुजरात में चंपानेर श्रेणी यह गुजरात वाला इलाका है। हजारीबाग में गोंडाइट श्रेणी, हजारीबाग कहाँ पड़ता है, हजारीबाग झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, झारखंड में, ठीक। तो हजारीबाग झारखंड में क्या है आपका गोंडाइट श्रेणी है। बात समझ में आ रही है, ये क्या हो जाएगा गोंडाइट श्रेणी, ठीक। ये गुजरात में चंपानेर श्रेणी गोंडवाना क्रम की चट्टानों का ये भाग है, ठीक है, क्लियर। ये क्या है अरावली श्रेणी और ये ऊपर बनाते और दिल्ली श्रेणी, ठीक ना। उसके बाद विशाखापट्टनम में कुडोराइट श्रेणी, विशाखापट्टनम में ये क्या है कुडोराइट श्रेणी, ठीक। असम में शिलांग श्रेणी, असम में कौन सा शिलांग श्रेणी, ये गोंडवाना क्रम की क्या है चट्टानें हैं, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ठीक ना, क्लियर हुआ। नागपुर में सासर श्रेणी है, नागपुर में क्या है सासर श्रेणी, ये भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ है, ठीक। मध्य प्रदेश में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ठीक। कर्नाटक में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। बात समझ आ रही है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से भी तमाम प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से भी खनिज निकाले जाते हैं। आप एक बात याद रखिए कि सोना और हीरा धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही बहुतायत में निकाले जाते हैं भारत में, ठीक है। क्या सोना और हीरा, ठीक है, सोना और हीरा किससे निकाले जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही निकाले जाते हैं, ठीक ना, क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों पर। क्या कुडप्पा क्रम, तो इसमें कृष्णा श्रेणी, कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ हैं, कृष्णा श्रेणी है, ठीक। ये बात समझ आ रही है, कृष्णा श्रेणी। अन्नामलाई श्रेणी क्या है, अन्नामलाई श्रेणी। पापाधानी श्रेणी दिल्ली श्रेणी, ठीक। ये क्या है कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। अच्छा एक बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना ये है कि जो दिल्ली श्रेणी है वो अरावली श्रेणी का ही पार्ट है, लेकिन अंतर ये है कि दिल्ली अरावली श्रेणी धारवाड़ क्रम में आती है और दिल्ली श्रेणी कुडप्पा क्रम में आती है, ठीक ना। कुडप्पा नाम कहाँ से पड़ा, तो आंध्र प्रदेश में एक जिला है कुडप्पा, आंध्र प्रदेश में क्या है जिला है कुडप्पा। सबसे पहले इस प्रकार की चट्टान की जो पहचान हुई थी वो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा में ही हुई थी, इसलिए इस श्रेणी का नाम, इस क्रम का नाम कुडप्पा क्रम रख दिया गया। खनिजों की दृष्टि से कुडप्पा क्रम बहुत कम महत्वपूर्ण है धारवाड़ क्रम की अपेक्षा। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं खनिज की दृष्टि से बहुत धनी हैं, खनिज की दृष्टि से क्या है बहुत धनी है, ठीक है। तांबा, लिग्नाइट, कोयला, ये सब धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निकाले जाते हैं, ठीक ना। सोना, हीरा, देखिए ऐसा नहीं है कि जो खनिज है
वो किसी एक प्रकार की चट्टान से निकाला जा रहा है। बात समझ आ रही है? जैसे भाई पहले आर्कियन क्रम की चट्टान थी, तो उसी में ना समय के अनुसार परिवर्तन हुआ तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टान बन गई। बताइए, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानों में फिर परिवर्तन हुआ तो वे कुडप्पा क्रम की चट्टानें बन गई। बात समझ आ रही है? तो ये एक टाइम स्केल ही है, समझ लीजिए चट्टानों का। तो खनिज लगभग हर चट्टानों में ही कुछ न कुछ क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए कि कहाँ पर किस प्रकार का खनिज हमें मिलता है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जब हम लोग भारत में खनिज पढ़ेंगे ना, तो पूरा कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। देखिए, अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं और अगर हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को लिंक नहीं कराएंगे तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। अर्थात कि अगर यहाँ पे हमने चट्टानें पढ़ ली कि कौन से क्रम में कौन सी चट्टानें हैं और उनकी हमने जगह पढ़ ली कि धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ कहाँ है, आर्कियन क्रम की चट्टान तो पूरे भारत में है भाई, कुडप्पा क्रम की चट्टान मुख्य रूप से किधर किधर है। बात समझ आ रही है? तो जब हम भारत का खनिज पढ़ेंगे तो हमें तो पता चलेगा भाई कि आंध्र प्रदेश में क्या है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। तो जब हम पढ़ेंगे कि आंध्र प्रदेश में निकलने वाले खनिज, जब हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश में निकलने वाले खनिज, बात समझ आ रही है? तो जिस प्रकार की चट्टान आंध्र प्रदेश में, हम यहाँ से फिर उसका लिंक कनेक्शन हो जाएगा कि हाँ इस प्रकार की चट्टान से ये वाला खनिज निकलता है। ठीक ना? तो एक एक करके जब हम सारी चीज़ें पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब हमें पूरी चीज़ें क्या होगी, आने लगेगी। कन्फ्यूजन जितना भी रहेगा वो सब का सब क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी लगेगा कि अरे तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है या तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। जब तक इंटर कनेक्शन आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कहीं पर भी अगर कोई बात हो जाती है, मर्डर हो गया, तो पुलिस अपराधी को कैसे पकड़ती है, इंटर कनेक्शन ही कराती है, लिंक जोड़ती है। पुलिस क्या करती है, लिंक जोड़ती है। अच्छा उसने ये किया, उसने वो किया, वो वहाँ गया, अच्छा उसका फिर पूरा डाटा खंगाल लेगी, पुराना वाला, किससे पास्ट में इसका किससे विवाद रहा है, तो पूरा उसका इंटरकनेक्शन करा करके और तब एक निष्कर्ष पे पहुँचेगी। तो समझ लीजिए कि भूगोल भी क्या है, वही है। जब आप पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे तब इंटरकनेक्ट अपने आप लिंक जुड़ने लगेगा, सब लगेगा कि अरे तो सब वही है। ठीक है, उसके बाद ठीक है ना, तो कुडप्पा क्रम हो गया। अब कुडप्पा क्रम के बाद क्या है, गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम से गोंडवाना याद आ रहा है? हाँ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो उस समय जब गोंडवाना लैंड था तो उसी समय की जो चट्टानें बची रह गई, वही चट्टान क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। और ये भी उसी समय की बहुत पुरानी चट्टान है। ठीक ना, जैसे दामोदर घाटी की चट्टानें। अब इसमें हम लोग बात करेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। ठीक ना, तो जो चट्टानें हैं ये दामोदर घाटी की चट्टानें। दामोदर घाटी कहाँ है भाई? दामोदर घाटी आपका यहाँ पड़ती है ना, ये क्या है, दामोदर घाटी। इसी तरीके से ये बढ़ जाइए, राजमहल है कि नहीं, सतपुड़ा, ये सब क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, महादेव पहाड़ी, ये सब क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। तो गोंडवाना क्रम का चट्टान मुख्यतः आपको इस एरिया से नीचे ही मिलेगा। बात समझ आ रही है ना? कुछ इधर भी आपको छिटपुट चट्टानें देखने, चट्टानें लगभग छिटपुट पूरी ही हैं भाई, बदलने के ऊपर डिपेंड है वो, क्लियर ना। तो ये क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। ठीक, तो गोंडवाना क्रम भाई कहाँ कहाँ है, दामोदर घाटी कहाँ है, पश्चिम बंगाल और झारखंड में। पश्चिम बंगाल और झारखंड, दामोदर नदी है और दामोदर नदी घाटी परियोजना भी है, भारत की सबसे पुरानी परियोजना है। देखिए, जब परियोजनाओं को पढ़ेंगे तो फिर हम लोग ये सब पढ़ेंगे, तो पूरा सब क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, महादेव पहाड़ी यहाँ आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
ठीक। और महाराष्ट्र में सारी पहाड़ियाँ क्या हैं, फैली हुई हैं। बात समझ आ रही है। अब बात करते हैं हम लोग विंध्यन क्रम की चट्टानों की। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें भी क्या हैं, खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अब विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ हैं, तो जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं उसमें मुख्य रूप से क्या है, भांदर श्रेणी है। क्या, भांदर श्रेणी, पिजवार श्रेणी और कैमूर श्रेणी। अब देखिए कैमूर श्रेणी यहीं पर है, लेकिन ये किस क्रम की चट्टान है, विंध्यन क्रम की चट्टान है। बात समझ में आ रही है। ठीक। बिजवार श्रेणी उसी तरीके से है, ठीक ना। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये क्या है, ये विंध्यन पर्वत समूह। जब पर्वतों को पढ़ेंगे हम लोग तो विंध्यन पर्वत ऐसे पढ़ेंगे। विंध्यन पर्वत क्या करता है भाई, विंध्याचल नाम सुने हैं, विंध्य पर्वत पर स्थित है। तो विंध्यन पर्वत क्या करता है, उत्तर भारत के विशाल मैदान को और दक्षिण के पठार को कौन अलग करता है, विंध्यन पर्वत ही अलग करता है। विंध्यन पर्वत श्रेणी क्या है, डिवाइडिंग है। यहाँ से उत्तर भारत का समतल मैदान शुरू हो जाता है और उसके दक्षिण में आएंगे तो फिर पठार शुरू हो जाता है, ठीक ना। और इसके नीचे एक आता है यहाँ पर, जिसको हम कि दक्कन ट्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप, ठीक। और ये हो गया आपका इधर गोंडवाना वाला हमने बताया है, और इधर क्या होता है, दक्कन ट्रैप। बताएंगे ये सब जब हम लोग पठार पढ़ेंगे तो मालवा का पठार, दक्कन ट्रैप, ठीक, और ये सब कुछ पढ़ना है। क्लियर हुआ। उसके बाद टर्शियरी क्रम, तृतीयक युग में सबसे बाद में बनने वाले चट्टान कौन सी हैं, कश्मीर लीलांग क्रम है, टर्शियरी क्रम। कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी में जो झीलों के निक्षेप पाए जाते हैं उसमें होता है करेवा। क्या होता है, करेवा। करेवा क्या है, चट्टानों के माध्यम से ही झीलों का निक्षेप है करेवा। निक्षेप का मतलब क्या, मिट्टी एक टाइप की। इसमें बादाम और अखरोट की खेती होती है। बादाम और अखरोट के लिए क्या है, करेवा मुख्य है। क्या इसका नाम दिया जाता है, करेवा, ठीक है। करेवा को याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक ना। उसके बाद फिर क्वार्टनरी क्रम में नदी घाटियाँ हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, महानदी, कृष्णा गोदावरी कावेरी नदियों का डेल्टा, ये सब टर्शियरी क्वार्टनरी क्रम के हैं। क्वार्टनरी का मतलब होलोसीन युग, नियोजोइक कल्प, सबसे बाद में बना हुआ युग, जो अभी वर्तमान में जिसको हम कह सकते हैं कि चल रहा है। तो इस प्रकार की जो चट्टानें हैं, जो चीज़ें हैं, वो सबसे बाद में बनी हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्वार्टनरी बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो ये कहानी थी किसकी, बहुत साधारण रूप से हमने आपको चट्टान बता दिए, ठीक है ना। इसको याद रखना, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ में और पूछिएगा, जैसे ये पूछ सकता है आपका कि इस प्रकार की चट्टान किस राज्य में है, ठीक है। हाँ, जैसे पूछ ले कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें किन राज्यों में हैं, तो हम यहाँ से पूरा देख रहे हैं तो यहाँ से बता सकते हैं कि इन राज्यों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें मौजूद हैं। ऑप्शन में दे दिया जम्मू कश्मीर, तो पक्का जम्मू कश्मीर ऑप्शन लगेगा हमारा। जम्मू कश्मीर में धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको नहीं मिलेंगी। पास में आया रही, ठीक ना। वो बहुत बाद की चट्टानें हैं भाई, हिमालय पर्वत श्रेणी बहुत बाद में बना है ना। हिमालय का निर्माण क्या बाद में हुआ है, बहुत ज़्यादा बाद में हुआ है, ठीक। बात समझ में आ रही है, 7 करोड़ वर्ष पहले। और ये सब चट्टानें क्या है, बहुत पुरानी है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी ठंडी हुई तब की बात है ये, ठीक ना। कब की बात है, प्री कैम्ब्रियन युग की, प्री कैम्ब्रियन युग की, जिस समय पेंजिया और पैंथालासा वाली बात थी, प्री कैम्ब्रियन। बात समझ में आ रही ये चीज़। तो ये पूरा क्या रहा, बिल्कुल साधारण शब्दों में क्या, भारत का भूगर्भिक इतिहास कि किस प्रकार की चट्टान कहाँ है, ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग भारत की खनिज पढ़ेंगे तो वहाँ ये बिल्कुल क्लियर होगा। वहाँ पढ़ेंगे किस प्रकार की चट्टान से
किस प्रकार का खनिज निकाला जाता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार से या 4 प्रकार के भागों में वर्गीकृत किया जाता है। भारत को मुख्य रूप से 4 प्रकार के भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जब हम उसमें मरुस्थलीय भाग को जोड़ लेते हैं तो 5वां भाग हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत का क्या पर्वतीय प्रदेश। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक, दूसरा क्या लिखते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान। विशाल मैदान। ठीक, तीसरा क्या है, भारत का पठारी भाग। पठारी भाग। और चौथा क्या है, तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश। बात समझ आ रही? चौथा क्या है, तटीय प्रदेश। क्लियर। और अगर 5वां की हम बात करेंगे तो मरुस्थल। मरुस्थल हो जाएगा, मरुस्थल भाग या मरुस्थलीय प्रदेश। ये थोड़ा सा है, भारत पाकिस्तान के सीमा पर जो थार का रेगिस्तान है, थार का जो मरुस्थल है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक ना। अब देखिए, जो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, पूरे भारत के क्षेत्रफल का अगर हम बात करेंगे तो यह लगभग 28% भाग पर क्या है, फैला हुआ है। उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है यह 28% भाग पर क्या है, फैला हुआ है। इसमें अगर हम पर्वत को और पहाड़ को अलग कर दें, ठीक ना, अगर भारत के हम सिर्फ पर्वतीय प्रदेशों की बात करें, इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो पर्वत कितना होगा, 10% के आसपास। याद रखने के लिए ये डेटा आप याद रखिए, ठीक है। 10.7 या 10.5 याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना भी आप याद रखेंगे तो हो जाएगा। और ये पहाड़ कितने हैं, 18% हैं। बात समझा रहे? ठीक। उसके बाद जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ये कितना है, 43% है। ठीक। उसके बाद जो भारत का जो पठारी भाग है ये आपका 27% है। कितना, 27% के आसपास। फिर कुछ प्रतिशत तटीय प्रदेशों में आते हैं और कुछ प्रतिशत मरुस्थलीय भागों में आते हैं। तो मुख्य रूप से आपको क्या करना है कि ऐसा होता है कि हम जो पठारी भाग है ना, उसको हम तटीय प्रदेश में ही उसका परसेंटेज शामिल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज है इसका। बात समझ में आ रही है? ठीक। अगर अब हम इसको अगर हम डायग्राम पर बनाएं तो ये जो इलाका है, ठीक ना, किसका, पर्वतीय भागों का ये जो इलाका है, ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर हम इसको बनाएं, अगर हम खींचे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत का पर्वतीय प्रदेश। ठीक ना, क्या हो जाएगा, पर्वतीय प्रदेश। बात समझ आ रही है? ये पूरा हो जाएगा भारत का पर्वतीय प्रदेश। कुछ सिस्टम यहाँ पे ऐसे है, ठीक ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 43% विशाल मैदान है उत्तर भारत का, तो 43% उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है वो हमको इस तरीके से देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम इस तरीके से अगर बनाएं तो यह हमें देखने को मिलेगा उत्तर भारत का विशाल मैदान।
ठीक ना, क्लियर है। ठीक ना। अब अगर हम बात करेंगे मरुस्थल की, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें मरुस्थल देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे भारत के पठारी भाग की। किसकी? पठारी भाग की। तो भारत का जो पठारी भाग है हमें इस तरीके से देखने को मिलता है इस इलाके में। ठीक ना, इन इलाकों में हमें क्या होता है, देखने को मिलता है। क्लियर। और जो तटीय प्रदेश है भारत का, ठीक है, क्या है, तटीय प्रदेश, वो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। ठीक, ये भारत का क्या है, तटीय प्रदेश है। बात समझ आ रही ना। ये भी कुछ पठार यहाँ पे हैं ऐसे। ठीक, बात समझ में आ रही है। और मरुस्थल को हमने यहाँ दिखा दिया आपको, राजस्थान में। क्लियर। भारत पाकिस्तान के सीमा पर थार मरुस्थल है, थार डेजर्ट। क्लियर। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब हम साफ साफ ये देख करके बता सकते हैं कि अगर मरुस्थल ये समतल मैदानी भाग है, तो समतल मैदानी भाग है तो यहाँ पर खेती बाड़ी अच्छी होती होगी। खेती बाड़ी अच्छी है, जलवायु अच्छी है, तो यहाँ पर जनसंख्या भी क्या होगी, समतल मैदानी भागों में ज़्यादा होगी। पर्वतीय भागों में खेती बाड़ी अच्छी नहीं होगी, वहाँ जनसंख्या भी कम होगी। और चूँकि पर्वतीय भाग है, ऊंचाई वाला इलाका है, तो इस भाग में क्या होगा, ठंडी पड़ेगी। इस भाग में क्या होगा, ये ठंडा प्रदेश है। पठारी भाग ये है, और ये रहा आपका तटीय भाग। तटीय भागों में क्या होता है कि जलवायु सम रहती है। इधर ये चारों तरफ समुद्र होने की वजह से यहाँ की जलवायु में जो दैनिक तापांतर होता है उसमें बहुत कम अंतर पाया जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये रहे क्या, भारत का भौतिक विभाजन हम 4 प्रकार से करते हैं। 5वां अगर हम उसके मरुस्थलीय भाग को भी जोड़ देंगे तो 5 भाग उसका हो जाएगा। ठीक ना, क्लियर। अब इसमें हमें क्या करना है कि डिटेल में इसका पढ़ना है। इसके भौगोलिक प्रदेशों को हमें क्या करना है, भौतिक प्रदेशों को डिटेल में पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या, पर्वत। क्या पढ़ेंगे, पर्वत। पर्वत में मुख्य रूप से क्या आएगा, हिमालय। क्या आएगा भाई, हिमालय को हमें पढ़ना है। ठीक ना, हमें क्या, किसको पढ़ना है, हिमालय को। हिमालय की 3 श्रेणियां, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। एक और है जो इस दिशा में पड़ती है, ट्रांस हिमालय। हिमालय के ग्लेशियर को हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से ग्लेशियर हैं हिमालय में मौजूद हैं, ये पूछता है। ठीक ना, पीजीटी में भी और नेट में भी पूछेगा। क्लियर। देखिए नेट में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट बेसिस आते हैं, आपको अपना दिमाग उसमें लगाना होता है। ठीक ना, इसका मतलब आप अगर दिमागी समझ से दिमाग में बैठा कर किसी चीज़ की आप उसको व्यवस्थित कर ले रहे हैं, तो नेट का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अब पीजीटी में तो जैसे 1 लाइनर पूछ देता है, बताइए ये ग्लेशियर कहाँ है, कितना ऊंचा है। क्लियर। तो ये चीज़ें हमेशा दिमाग में रखनी क्या है, ज़रूरी है। ठीक है। तो पर्वतों मुख्य रूप से हिमालय को हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम जब मैदानी भाग को पढ़ेंगे, मैदानी भाग में, तो मैदानी भाग में मुख्य रूप से हम क्या पढ़ते हैं, नदियाँ। क्या पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे। इसको हम अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपवाह प्रतिरूप, अपवाह पढ़ेंगे। और जब हम नदियों को पढ़ेंगे तो नदियों में हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक उत्तर भारत की नदियाँ और एक दक्षिण भारत की नदियाँ, उसी के साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक। उत्तर भारत की नदियाँ का मतलब, उत्तर भारत की नदियाँ जो पर्वतों से निकलती हैं, मैदानों में बहती हैं, और दक्षिण भारत की नदियाँ जो पठारी प्रदेश से निकलती हैं, उत्तर के मैदान में बहती हैं और तटीय भागों में बहती हैं।
क्लियर। उसके बाद फिर हमें क्या पढ़ना होगा भाई, पठारी प्रदेश। पठारी भाग में जितने भी पर्वत श्रेणी है, जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, इन सब पहाड़ियों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कौन सी श्रेणी, कौन सी पहाड़ी कहाँ है, कितनी ऊंची है, क्या उसका मतलब है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक। उसके बाद फिर हमें तटीय भागों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि तटीय भागों में क्या है, कुछ नहीं है। ठीक। नदियों, पठारी भागों से नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का जमाव है, तो मिट्टी पढ़ते समय हम लोग भारत की जो मिट्टियाँ पढ़ेंगे उस समय उसके तटीय इलाकों को पढ़ेंगे। क्या चीज़? हाँ, नहीं, बंदरगाह तो अलग से पढ़ना है। जब हम लोग भारत की जब आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम लोग फिर खनिज और बंदरगाह वगैरह ये सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जब ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, परिवहन। ठीक ना। तो कुल मिला जुला करके 1, 2, 3 चीज़ें हमें क्या करनी है, पढ़नी है। 3-4 चीज़ें हैं मुश्किल से। ठीक है, मैदानी भागों में नदियों को हम पढ़ें, इसमें भी मैदानी भाग में हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, मैदान को भी थोड़ी जानना जरूरी है। तो मुख्य रूप से मैदानी भाग में बहने वाली नदी कौन सी है, गंगा नदी। तो गंगा नदी को जब हम पढ़ेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ऊपरी मैदान को, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचले गंगा का मैदान। बस मेरी। तो धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को समझ लेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर हुआ। तो ये रहा क्या, भारत का भौतिक विभाजन। इसमें से जो क्वेश्चन पूछता है वो मुख्य रूप से ग्लेशियर से पूछेगा, पठार की किसी पर्वत श्रेणी को पूछ देगा, किस श्रेणी में है, दर्रे भी हम इसमें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, पर्वत पढ़ते समय हम इसमें दर्रे भी पढ़ेंगे। दर्रे का मतलब क्या, ये एक पर्वत है, ये एक पर्वत है, तो इसके बीच का जो भाग होता है जहाँ से लोग आवागमन करते हैं, भाई पहाड़ पर चढ़ के थोड़ी ना उतरेंगे, तो उसके घाटियों में जो पासेज होते हैं, हम जो दर्रे होते हैं, लोग उसी से आते जाते हैं। तो कौन सा दर्रा कहाँ पर है, ये भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर। तो 4 से 5 क्लासेज में ये पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक। जब ये ख़त्म होगा तो इसके बाद फिर हम लोग बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वन, खनिज संपदा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। मुख्य रूप से जो मेन क्वेश्चन उठता है आपका भौतिक प्रदेशों में, इससे उठेगा और खनिज वगैरह से उठेगा। ठीक ना। फिर बिजली परियोजनाएं हैं, परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, धीरे धीरे ये सब क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा।